Good afternoon, dear friends. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी पहला पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑफ लोड्स कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू ऑपरेट एट प्रैक्टिकली कांस्टेंट वोल्टेज। मेजॉरिटी ऑफ लोड्स कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, यानी अधिकतर जो लोड हैं जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की तरफ कनेक्ट रहते हैं, आर डिजाइन, उनको इस तरीके से डिजाइन करते हैं टू ऑपरेट एट प्रैक्टिकली कांस्टेंट वोल्टेज, ताकि वो एक प्रैक्टिकली कांस्टेंट वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकें। हाउएवर एज द करंट इज टेकन थ्रू द ट्रांसफार्मर, यदि हम ट्रांसफार्मर से करंट ले रहे हैं, द लोड टर्मिनल वोल्टेज चेंजेज, तो लोड टर्मिनल का वोल्टेज चेंज होता है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर के इंटरनल इम्पीडेंस के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप होता है। द टर्म वोल्टेज रेगुलेशन is used to identify the characteristics of the voltage change in transformer with loading, यानी ट्रांसफार्मर की लोडिंग के साथ साथ जो वोल्टेज चेंज किस तरीके से हो रहा है, उसको जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो वोल्टेज में जो चेंज हो रहा है ट्रांसफार्मर की लोडिंग के साथ साथ, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, वोल्टेज में चेंज होने का जो गुण है, इसको ट्रांसफार्मर की लोडिंग के साथ जो वोल्टेज में परिवर्तन हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के काम में वोल्टेज रेगुलेशन आता है। The voltage regulation of a transformer is defined as arithmetical difference in the secondary terminal voltage between no load and full rated load I2 IFL, I2 बराबर I2FL, FL denote the full load। वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का जो डिफाइन करता है डिफरेंस इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन नो लोड, यानी नो लोड वोल्टेज और फुल रेटेड लोड के बीच में डिफरेंस को, अर्थमेटिकल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है एट ए गिवन पावर फैक्टर, एक दिए हुए पावर फैक्टर पर, विद द सेम वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज फॉर बोथ रेटेड लोड एंड नो लोड, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज की जो वैल्यू है रेटेड लोड के लिए और नो लोड के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इट इज एक्सप्रेस्ड एज आइदर ए पर यूनिट और परसेंटेज, इसे हम जो वोल्टेज रेगुलेशन को हम पर यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं, और ए परसेंटेज ऑफ द रेटेड लोड टॉर्क, और रेटेड लोड टॉर्क के परसेंटेज की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। रेटेड वोल्टेज इज यूजुअली टेकन टू द नेम प्लेट वैल्यू, रेटेड वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट वैल्यू से लिया जाता है। द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज इज कॉल्ड इनहेरेंट वोल्टेज, यानी जो डिफरेंस है नो लोड और फुल लोड वोल्टेज के बीच में जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन। इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन बराबर B2NL मैग्नीट्यूड ऑफ B2NL माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वेयर B2FL रेटेड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट रेटेड लोड, रेटेड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है रेटेड लोड पर। B2NL नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज विद द सेम वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज फॉर बोथ रेटेड एंड नो लोड, यानी कि यहाँ पे ये B2NL है जो नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, जिसकी प्राइमरी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो रेटेड लोड और नो लोड के लिए क्या है, समान है। द क्वांटिटी इन इक्वेशन 1 आर मैग्नीट्यूड्स, क्वांटिटी जो इक्वेशन 1 में दिखाई गई है वो मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में है, नॉट फेजर्स, ना कि फेजर्स की फॉर्म में। पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड पे पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B2NL माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL वेयर B1 इज हेल्ड कांस्टेंट, जहाँ पे B1 को हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा फुल लोड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ B2NL माइनस के B2FL अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL वेयर B1 इज हेल्ड कांस्टेंट इनटू 100, परसेंटेज की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। द कंडीशन अंडर विच द रेगुलेशन इज टू बी फिगर्ड आर एज फॉलो, कुछ कंडीशन है जिसके ऊपर जो रेगुलेशन है, जिसके साथ रेगुलेशन है वो वेरी करता है। रेटेड वोल्टेज
करंट एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज रेटेड होना चाहिए, करंट रेटेड करंट और रेटेड फ्रीक्वेंसी। व्हेन रेगुलेशन इज स्टेटेड विदाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब रेगुलेशन बिना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के द्वारा है तो टू द लोड कंडीशन, लोड कंडीशंस पर रेटेड लोड इज टू बी अंडरस्टूड, तो रेटेड लोड को हमें पहचानना चाहिए। वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज शुड बी अज्यूम्ड साइनोसॉइडल, यानी वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है उनको हमें अज्यूम करना चाहिए, हमें मानना चाहिए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मानना चाहिए। अनलेस, जब तक कि स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कि हमें बताया नहीं गया है तब तक यदि हमें नहीं दे रखा तो वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है उनको क्या मानना चाहिए, साइनोसॉइडल मानना चाहिए। पावर फैक्टर ऑफ द लोड, लोड का जो पावर फैक्टर है शुड बी मेंशनड, यदि पावर फैक्टर लोड का मेंशन कर रखा है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड शुड बी मेंशनड, लोड का जो पावर फैक्टर है वो मेंशन होना चाहिए। इफ द पावर फैक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड, यदि पावर फैक्टर स्पेसिफाई नहीं है, इट्स वैल्यू इज टू अज्यूम्ड यूनिटी, तो पावर फैक्टर की वैल्यू हम क्या मानेंगे, अज्यूम कितनी करेंगे, यूनिटी अज्यूम करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी वैल्यूज, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B2NL माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वेयर B2NL इज द नो लोड वोल्टेज, B2NL बराबर क्या होता है, B1 अपॉन एल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन B2NL की जगह अपन वैल्यू रख देंगे क्या, अभी निकाली थी जो B1 अपॉन एल्फा माइनस के B2FL अपॉन B2FL अपॉन मोड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL, यानी पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 अपॉन एल्फा माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL। इट इज अज्यूम्ड दैट B1 is adjusted so that the rated voltage is obtained at the secondary terminal under given load condition। हम ये अज्यूम करते हैं कि B1 को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो रेटेड वोल्टेज जो हमें सेकेंडरी टर्मिनल पर प्राप्त होता है वो सो दैट द रेटेड वोल्टेज, यानी जो B1 है उसको इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि जो हमारा रेटेड वोल्टेज है दी हुई लोड कंडीशन पर सेकेंडरी टर्मिनल पर रेटेड वोल्टेज प्राप्त हो जाए। Calculation of voltage regulation, the voltage regulation of a transformer can be calculated in terms of its circuit parameters, यानी कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसफार्मर का इसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्किट पैरामीटर, इसके सर्किट पैरामीटर के टर्म में से इसके कैलकुलेट करते हैं। द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड इज शोन इन फिगर। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का दिखाया गया है जिसको हमने ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी साइड की तरफ रेफर किया है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स को कहाँ पे रेफर किया है, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ रेफर किया है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की फॉर्म में लिया गया है और इनको सेकेंडरी साइड की तरफ, यानी प्राइमरी के जो पैरामीटर्स हैं उनको सभी को सेकेंडरी साइड की तरफ क्या किया गया है, रेफर किया गया है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। ये कल बता दिया था B1 जो वोल्टेज है वो प्राइमरी साइड एल्फा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिनोट कर रहा है। एल्फा की फॉर्म में हमने सारे पैरामीटर्स को लिया है, जो RE2 है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड, और XE2 है इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन सेकेंडरी साइड, ZE2 इम्पीडेंस है ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड बाई KVL। अब जो इस वाला पार्ट है, ये जो वाला जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें क्या लगाएंगे, KVL। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पोलरिटी डिसाइड कर देते हैं हम, प्लस प्लस और ये माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस, तो क्या आ जाएगा B1 माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस, तो B1 अपॉन एल्फा। फिर इधर देखो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, इम्पीडेंस के साथ ड्रॉप कितने का हो जाएगा, माइनस के I2 ZE2 प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा माइनस के B2 इक्वल टू 0। तो यही आ रहा है B1 अपॉन अल्फा माइनस के I2 ZE2 माइनस के B2 इक्वल टू 0। I2 ZE2 इज द ड्रॉप अक्रॉस द इम्पीडेंस। तो यहाँ से B1 अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो B1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, B2 प्लस के I2 ZE2। सिंस द I2 ZE2 डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, चूंकि जो I2 ZE2 का जो टर्म है, I2 ZE2 ड्रॉप है जो इम्पीडेंस के सापेक्ष हो रहा है, वो लोड के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। द रेगुलेशन डिपेंड ऑन द लोड पावर फैक्टर, और जो रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वो भी लोड पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फॉलोइंग स्टेप्स
वोल्टेज रेगुलेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स उपयोग में लेते हैं। टेक V2 एज रेफरेंस फेजर। V2 को हम कैसे लेते हैं? रेफरेंस फेजर की फॉर्म में। तो V2 कोण ऑफ 0 डिग्री, यानी जो हमारा सेकेंडरी साइड की तरफ जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है उसका जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। तो V2 कोण 0 डिग्री। इट इज द पोलर फॉर्म, इट इज चेंज इन रेक्टेंगल फॉर्म। तो V2 प्लस के J0। राइट I2 इन फेजर फॉर्म। अब I2 को किस फॉर्म में रखेंगे? फेजर फॉर्म में। फॉर लैगिंग पावर फैक्टर cos ∅2। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए निकाला है तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? लैगिंग पावर फैक्टर है इसलिए एंगल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो माइनस के ∅2। तो इसको फेजर इसको दर्शाएंगे रेक्टेंगल फॉर्म में, तो I2 cos ∅2 माइनस के J I2 sin ∅2। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर cos ∅2 I2 एंगल क्या लेंगे? अब लीडिंग पावर फैक्टर के लिए एंगल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो I2 कोण प्लस के ∅2। तो इसको यदि खोल के लिखेंगे R प्लस JX की फॉर्म में लिखेंगे तो I2 cos ∅2 प्लस के J sin ∅2, J I2 sin ∅2। फॉर यूनिटी पावर फैक्टर के लिए बात करेंगे तो एंगल क्या होगा? वोल्टेज और करंट समान फेज में होते हैं तो एंगल क्या? 0। तो I2 बराबर I2 कोण 0 डिग्री। तो I2 प्लस के J0, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? I2 प्लस J0। कैलकुलेट ZE2। अब क्या करेंगे? इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हम जो कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या आ जाएगा? ZE2 बराबर RE2 प्लस के JXE2। चूंकि हम कैलकुलेट किया था हमने B2NL बराबर क्या आया था? हमारा पिछला इक्वेशन से क्या आया था? B1 अपॉन अल्फा। तो B1 अपॉन अल्फा बराबर जो हमने KVL लगाई थी उस इक्वेशन से ये आया है B1 अपॉन अल्फा बराबर B2 के सापेक्ष जो एंगल था वो कितना था? 0 डिग्री। तो B2 कोण 0 डिग्री प्लस के I2 ZE2 इज द इम्पीडेंस ड्रॉप इन इम्पीडेंस I2 ZE2। कैलकुलेटेड द वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? BNL, तो BNL की जगह क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B1 अपॉन अल्फा माइनस के B2FL, मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B2FL पर यूनिट। ये क्या आ गया? वोल्टेज रेगुलेशन आ गया। It is to be noted that the magnitudes of the voltages, not their phasor values, determine the regulation. It is to be noted that magnitudes of the voltages के जो magnitudes हैं, not their phasor value, ना ये उनकी phasor value में नहीं है, determine the regulation determine करते हैं। voltage regulation at lagging power factor। B2 बराबर क्या होगा? अभी देखा था हमने पिछले वाली स्टेप्स जब हम फाइंड आउट की थी वोल्टेज रेगुलेशन याद करने के लिए जो आवश्यक स्टेप्स थी। तो B2 कोण 0 बराबर क्या हो जाएगा? B2 प्लस के J0। अब यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? I2 एंगल माइनस के ∅2, क्योंकि जो पावर फैक्टर कौन सा है? लैगिंग मतलब इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड के लिए जो एंगल है वो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो I2 बराबर I2 माइनस के ∅2, इसको खोलेंगे तो I2 cos ∅2 माइनस के J I2 sin ∅2। तो ZE2 बराबर क्या होता है? RE2 प्लस के JXE2। E2 बराबर क्या होगा? E2 बराबर हमने अभी इक्वेशन से पिछली वाली इक्वेशन जो हमने जब डिराइव की थी तो क्या आया था? B1 अपॉन अल्फा, और इसको क्या बोला था मैंने? B1 अपॉन अल्फा को ये जो KVL लगाई थी उस वाली टर्म से आ रहा है। B1 अपॉन अल्फा बराबर आया था B2 प्लस के I2 ZE2। तो E2 बराबर हमारी इक्वेशन क्या आ गई? B2 प्लस के I2 ZE2। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। B2 की जगह क्या रखेंगे? B2 प्लस के J0। I2 की जगह क्या रखेंगे? I2 की वैल्यू I2 cos ∅2 माइनस के J I2 sin ∅2। ZE2 की जगह क्या रखेंगे? RE2 प्लस के JXE2। अब इसको खोल देंगे तो E2 बराबर क्या आ जाएगा? B2 प्लस के I2 RE2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? I2 RE2 cos ∅2। अब I2 cos ∅2 प्लस के JXE2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के J I2 cos ∅2 XE2। अब ये जो माइनस का J I2 sin ∅2 है जो मल्टीप्लाई होगा JXE2 से, तो J I2 RE2 J I2 RE2 sin ∅2, और ये जो इसको J और J क्या हो जाएंगे? J स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो क्या हो जाएगा? इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 sin ∅2 XE2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस के I2 XE2 sin ∅2। मतलब इस टर्म को
इससे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाली टर्म को इससे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और जे स्क्वायर बराबर क्या होता है -1। तो ये वाला खुल के आ जाएगा, E2 की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर E2 बराबर क्या आएगा, B2। अब क्या करते हैं हम, जो रियल टर्म्स है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, इमेजिनरी टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं। तो रियल टर्म क्या आ गई, B2 प्लस के I2 RE2 cos phi2 प्लस के I2 XE2 sin phi2 प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस के जे, इमेजिनरी टर्म कौन कौन सी है, I2 XE2 cos phi2 माइनस के I2 RE2 sin phi2। इन दोनों में से मैंने जे कॉमन ले लिया, इमेजिनरी टर्म में से मैंने क्या किया, दोनों में से प्लस का जे कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, I2 XE2 cos phi2 माइनस के I2 RE2 sin phi2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो B2 प्लस I2 RE2 cos phi2 रूट ऑफ B2 प्लस I2 RE2 cos phi2 प्लस के I2 XE2 sin phi2 का होल स्क्वायर प्लस के I2 XE2 cos phi2 माइनस के I2 RE2 sin phi2 का होल स्क्वायर। दिस इज इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म E2 is the no load secondary terminal voltage। E2 minus के B2 is the difference of secondary terminal voltage from no load to full load। यानी कि secondary terminal voltage का डिफरेंस है no load से full load तक, E2 minus के B2। फिगर B shows the phasor diagram for lagging power factor। अब lagging power factor के लिए जो फिगर B है वो phasor diagram दर्शा रहा है lagging power factor के लिए। Here B2 is taken as a reference phasor। यहाँ पर B2 को हम एक रेफरेंस फेजर लेके चलेंगे। I2 lags behind B2 by phi2। I2 है जो B2 से क्या करता है, phi2 एंगल के द्वारा क्या करता है, लैग करता है। I2 RE2 इज इन फेज विद I2 RE2 जो रेजिस्टेंस के सापेक्ष जो ड्रॉप हो रहा है वो I2 के साथ क्या है, फेज में है। एंड I2 XE2 लीड्स I2 बाई 90 डिग्री। लेकिन जो रिएक्टेंस के सापेक्ष जो ड्रॉप हो रहा है I2 XE2 वो क्या करता है, I2 से 90 डिग्री के द्वारा लीड करता है। द फेजर सम ऑफ B2 I2 RE2 एंड I2 XE2 इज E2। यानी कि जो फेजर सम तीनों का योग निकालेंगे B2 का, B2 प्लस के I2 RE2 प्लस के I2 XE2 इज कॉल्ड E2 बराबर B1 अपॉन अल्फा। यानी फेजर सम, इन तीनों का फेजर सम निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, E2 के बराबर आएगा। जैसा कि ये फेजर डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें हमने B2 को एज ए रेफरेंस फेजर लिया है, और जो हमारा I2 करंट है वो B2 से phi2 एंगल के द्वारा क्या कर रहा है, जो हमारा जो B2 है, B2 को हमने रेफरेंस फेजर के रूप में लिया है, B2 को रेफरेंस फेजर के रूप में लिया है। जो हमारा I2 करंट है वो B2 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने एंगल के द्वारा, phi2। ये वाला एंगल क्या है, phi2 एंगल के द्वारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा है, जो हमारा जो रेजिस्टेंस के सापेक्ष ड्रॉप हो रहा है वो करंट के समान फेज में चल रहा है, इसके समान फेज में चल रहा है, I2 RE2 समान फेज में चल रहा है। अब जो हम बात कर रहे हैं I2 XE2 जो ड्रॉप है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री। I2 XE2 जो है, I2 XE2 लीड्स I2 XE2 है जो क्या करता है, I2 से लीड करता है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ये वाला जो 90 डिग्री का पोर्शन हो गया, तो ये वाला एंगल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन है, इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस के phi2। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू सेकेंडरी फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। अब इसके बाद में हमारा आता है द एक्सप्रेशन फॉर E2 कैन आल्सो बी फाउंड फ्रॉम द फेजर डायग्राम ऑफ फिगर B। अब एक्सप्रेशन हम ज्ञात कर सकते हैं फेजर डायग्राम से। ट्राइंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल OFC से OC स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस के CF स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस के CF स्क्वायर। यानी कि ये वाला OF स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया, OC क्या हो गया, OC बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो OC स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, OF स्क्वायर। देखो OF स्क्वायर ये क्या हो गया, आधार, और लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, CF या FC का स्क्वायर। तो ये किससे आ गया, पावर ट्रायंगल से। कौन से पावर ट्रायंगल से, ट्रायंगल OFC से। तो OF क्या है, यहाँ पे देखो OF बराबर क्या है, OA, ये वाला OF बराबर क्या है, OA प्लस के AD प्लस के DF। OF बराबर क्या है, देखो OF बराबर OA
प्लस के ए डी प्लस के डी एफ का स्क्वायर प्लस के सी एफ, देखो क्या है, सी जी माइनस के एफ जी, सी जी माइनस के एफ जी का स्क्वायर, सी जी ये टोटल सी जी माइनस के एफ जी का स्क्वायर, ये सी जी माइनस के ये एफ जी का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सी एफ स्क्वायर। तो ई टू बराबर वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा बी टू प्लस के आई टू, हमने जो मैग्नीट्यूड निकाला था तो क्या आ गया था, ई टू की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी। अभी ई टू की वैल्यू निकाली थी तो वो क्या आई थी, ये आई थी ई टू बराबर रूट ऑफ बी टू प्लस के आई टू आर ई टू कॉस ऑफ फाई टू प्लस के आई टू एक्स ई टू साइन ऑफ फाई टू का होल स्क्वायर प्लस के आई टू एक्स ई टू कॉस ऑफ फाई टू माइनस के आई टू आर ई टू साइन फाई टू का होल स्क्वायर। पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा, ई टू माइनस के बी टू अपॉन बी टू, ई टू की वैल्यू क्या थी, बी वन अपॉन अल्फा माइनस के ई टू की जगह क्या लिख देंगे, बी वन अपॉन अल्फा माइनस के बी टू अपॉन बी टू, ये क्या आ गया पर यूनिट रेगुलेशन। अप्रॉक्सीमेट फंक्शन एट लैगिंग पावर फैक्टर, अब लैगिंग पावर फैक्टर पर अप्रॉक्सीमेट फंक्शन बढ़ते हैं। सिंस द टर्म आई टू एक्स ई टू कॉस फाई टू माइनस के आई टू आर ई टू साइन ऑफ फाई टू इज स्मॉल कंपेयर्ड विद द टर्म बी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस फाई टू प्लस के आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू, चूँकि जो ये टर्म है आई टू एक्स ई टू कॉस ऑफ फाई टू माइनस के आई टू आर ई टू साइन ऑफ फाई टू, ये बहुत कम है किसके कंपेयर में, बी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस ऑफ फाई टू प्लस के आई टू एक्स ई टू साइन ऑफ फाई टू की कंपेयर में। सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास देखो आई टू एक्स ई टू कॉस ऑफ फाई टू माइनस के आई टू आर ई टू साइन ऑफ फाई टू को क्या मान लिया मैंने, जीरो मान लिया, इसे नेग्लेक्ट कर दिया, इसको क्या मान लिया मैंने, जीरो मान लिया। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई टू इज देयरफॉर गिवन बाई, अब जो ई टू की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो क्या आएगी, ई टू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी टू प्लस के आई टू आर ई टू कॉस ऑफ फाई टू प्लस के आई टू एक्स ई टू साइन ऑफ फाई टू। Approximate per unit regulation for lagging power factor, approximate per unit regulation for lagging power factor cos of phi 2 E2 माइनस के B2 अपॉन B2, E2 की जगह क्या रखेंगे B2, तो B2 E2 की जगह वैल्यू रखेंगे, अभी जो हमने निकाली थी E2 की वैल्यू, जब हमने उस चीज़ को नेगलेक्ट किया था और तो हमारी E2 की जो वैल्यू आई थी तो क्या आ जाएगा, E2 की वैल्यू रख दो B2 प्लस के I2 RE2 cos ऑफ फाई टू प्लस के I2 XE2 साइन ऑफ फाई टू माइनस का B2 जो कितने हो अपॉन B2, माइनस का B2 प्लस का B2 कैंसिल आउट हो गए, तो E2 माइनस के B2 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 RE2 cos ऑफ फाई टू प्लस के I2 XE2 साइन ऑफ फाई टू अपॉन B2। वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई टू। अब यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो I2 बराबर I2 कोण ऑफ प्लस फाई टू, एंगल क्या आएगा प्लस फाई टू, तो I2 कॉस ऑफ फाई टू, इसको खोलेंगे तो हम रेक्टेंगल फॉर्म में I2 कॉस ऑफ फाई टू प्लस के जे I2 साइन ऑफ फाई टू, तो E2 बराबर क्या होता है B1 अपॉन अल्फा, और ये हमारी KVL इक्वेशन से आई थी, E2 बराबर B1 अपॉन अल्फा बराबर B2 प्लस के I2 ZE2। इस वाली इक्वेशन में E2 बराबर B2 प्लस के I2 ZE2 वैल्यू रख देते हैं B2 की, तो B2 की जगह क्या रखेंगे B2 प्लस के J0, I2 की जगह क्या रखेंगे, ये वाली टर्म रख देंगे, तो I2 की जगह रख दिया I2 cos ऑफ फाई टू प्लस के J I2 साइन ऑफ फाई टू, और Z की जगह ZE2 की जगह क्या रखेंगे, हमने देखा था पिछले इक्वेशंस में ZE2 की जगह क्या रखा था RE2 प्लस के J XE2। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ E2 निकालेंगे तो क्या आएगा, निकल के हल करने के बाद में E2 बराबर आएगा रूट ऑफ B2 प्लस के I2 RE2 cos ऑफ फाई टू माइनस के I2 XE2 साइन ऑफ फाई टू का होल स्क्वायर प्लस के I2 XE2 cos ऑफ फाई टू प्लस के I2 RE2 साइन ऑफ फाई टू का होल स्क्वायर। अल्टरनेटिवली फॉर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए रिप्लेस फाई टू बाई माइनस फाई टू इन द रिजल्ट फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। एंड लैगिंग पावर फैक्टर के लिए तो हमने एंगल क्या लिया था माइनस फाई टू, लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर के लिए एंगल क्या लेंगे प्लस का फाई टू। तो यहाँ पे देखो ये जो फेजर डायग्राम में दिखाया गया है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, यहाँ पे जो करंट है जो वोल्टेज B2 से B2 को यहाँ पे B2 को एक रेफरेंस फेजर लेके चल रहे हैं, और जो करंट है जो B2 से क्या कर रहा है, B2 वोल्टेज से फाई टू एंगल के द्वारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और जो I2 RE2 है जो रेजिस्टेंस के सापेक्ष जो ड्रॉप हो रहा है वो करंट के समान फेज में, और I2 XE2 है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। और इनका जो टोटल सम है I2 B2 प्लस के I2 RE2 प्लस के I2 XE2, इनका जो
टोटल सम है वो क्या कहलाएगा, ये जो वाला टर्म है I2 RE2 प्लस के I2 XE2 ये क्या कहलाएगा I2 ZE2, मतलब इम्पीडेंस के सापेक्ष ड्रॉप हो रहा है। ये वाला टर्म ये दोनों को मिला दूंगा फेजर्स को तो क्या आ जाएगा I2 ZE2 यानी इम्पीडेंस के सापेक्ष ड्रॉप। इम्पीडेंस होता क्या है Z बराबर R प्लस JX, तो रेजिस्टेंस के सापेक्ष ड्रॉप ये हो गया, इंडक्टर के सापेक्ष ड्रॉप ये हो गया, तो ये पूरा वाला ड्रॉप क्या आ जाएगा इम्पीडेंस का सापेक्ष ड्रॉप आ जाएगा। और ये वाला जो टोटल E2 आ जाएगा E2 बराबर B1 अपॉन अल्फा। द एक्सप्रेशन फॉर E2 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड द फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। E2 की जो एक्सप्रेशन है ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम के लिए वो रेफर टू सेकेंडरी। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर E2 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। E2 के लिए एक्सप्रेशन है जो ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम से प्राप्त होती है रेफर टू द सेकेंडरी, जिसको हमने सेकेंडरी साइड रेफर किया है। एट लीडिंग पावर फैक्टर फेजर डायग्राम इज शोन इन फिगर। अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर, तो E बराबर क्या हो जाएगा E2 माइनस के B2 अपॉन B2। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो हायर टर्म जो हमने पिछला जो टर्म्स नेगलेक्ट की थी, सिंस द टर्म I2 R XE2 cos ऑफ phi2 प्लस के I2 RE2 साइन ऑफ phi2 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू B2 प्लस I2 RE2 cos ऑफ phi2 माइनस के I2 XE2 साइन ऑफ phi2। सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ E2 approximate value of E2 is therefore is given by E2 is almost equal to B2 प्लस के E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी B2 प्लस के I2 RE2 cos ऑफ phi2 माइनस के I2 XE2 साइन ऑफ phi2, और माइनस का B2 है ही है अपॉन B2 प्लस का B2 और माइनस का B2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा E2 माइनस के B2, तो E2 माइनस के B2 निकाला तो क्या आ जाएगा I2 RE2 cos ऑफ phi2 I2 माइनस के I2 XE2 साइन ऑफ phi2 अपॉन B2। रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर। अब यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट है दोनों क्या करते हैं समान फेज में चलते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों क्या करते हैं समान फेज में चलते हैं। फॉर यूनिटी पावर फैक्टर I2 बराबर I2 कोण ऑफ 0 डिग्री, I2 एंगल कितना 0 डिग्री, तो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा I2 प्लस J0। E2 बराबर क्या होता है, वही इक्वेशन है पुरानी वाली जो हमने निकाली थी, E2 बराबर B2 प्लस के I2 Z2, B2 की जगह वैल्यू पुट कर दो B2 प्लस के J0 प्लस I2 की जगह I2 प्लस के J0, और जो Z2 की जगह क्या रखेंगे Z2 इज द ZE2, Z2 की जगह क्या रखोगे RE2 प्लस के J XE2। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा E2 बराबर B2 प्लस के I2 RE2 प्लस के J X प्लस के J I2 XE2। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे E2 का तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ B2 प्लस के I2 RE2 का होल स्क्वायर प्लस के I2 XE2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा E2 माइनस के B2 अपॉन B2। द एक्सप्रेशन फॉर E2 एट यूनिटी पावर फैक्टर पर जो E2 के लिए जो एक्सप्रेशन है कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर E2 E2 के लिए जो एक्सप्रेशन है उससे प्राप्त कर सकते हैं एट लैगिंग पावर फैक्टर बाई पुटिंग phi2 बराबर 0। पुट क्या करना पड़ेगा phi2 की जगह क्या रखना पड़ेगा 0, देन cos ऑफ phi2 क्या बन जाएगा बराबर 1 एंड साइन ऑफ phi2 बराबर क्या बन जाएगा 0। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।